नमस्ते स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, हम देख रहे हिंदी विषय कक्षा छठी का हम व्याकरण देख रहे। व्याकरण में हम विशेषण देख रहे और विशेषण का ये तीसरा भाग है। विशेषण के पहले दो भागों में हमने विशेषण की परिभाषा अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझा, फिर विशेषण के अलग अलग भेद देखे। विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के फिर से हमने 2 उपभेद देखे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर विशेषण का हमने तीसरा भेद देखा था, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हमने फिर से उनके 2 उपभेद देखे थे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब विशेषण का लास्ट वाला और चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण के तीसरे भाग में हम विशेषण का ये लास्ट वाला जो प्रकार है या भेद है वो देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ अलग अलग उदाहरण बताए हैं। देखते हैं इस उदाहरण के द्वारा हम सार्वनामिक विशेषण को किस प्रकार से पहचान सकते हैं या उसकी परिभाषा किस प्रकार से बनवा सकते हैं। पहला उदाहरण है, यह लड़का बहुत चतुर है। अब चतुर यह शब्द क्या है? विशेषण है। यह लड़का बहुत चतुर है और लड़का किसके बारे में बताया जा रहा है? लड़के के बारे में। और उसके साथ साथ यह लड़का, अब लड़का ये क्या है? सर्वनाम, सॉरी संज्ञा। लड़का यह संज्ञा है और यह क्या है? सर्वनाम। यह शब्द जो है वह सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखो, संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे से जुड़कर आए हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम जुड़कर जब विशेषण की विशेषता बताते हैं तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, इस आदमी का नाम जगत है। अब आदमी और इस, आदमी यह क्या है? संज्ञा है और इस यह क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पर फिर से सर्वनाम और संज्ञा जुड़कर आई हुई है। तीसरे उदाहरण में देखते हैं, वह औरत बड़ी दयालु है। अभी दयालु ये भी एक गुण है, गुणवाचक विशेषण। औरत ये क्या है? संज्ञा है और वह यह सर्वनाम। तीसरे उदाहरण में फिर से सर्वनाम और संज्ञा एक साथ जुड़कर आए हैं। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, कितने सुंदर है वे तारे। अब सुंदरता, सुंदर है क्या है? गुणवाचक विशेषण। तारे ये क्या है? संज्ञा। और वे शब्द क्या है? सर्वनाम। मतलब देखो, यहाँ पर वाक्य में बदलाव आया है कि संज्ञा और सर्वनाम पीछे आए, लेकिन आगे हो या पीछे हो, सर्वनाम और संज्ञा एक साथ जुड़कर आए हैं। अब यहाँ पर 5वें उदाहरण में, वे फल सड़ गए। सड़ जाना ये क्या है? विशेषण है और फल ये क्या है? संज्ञा है। और वे क्या है? सर्वनाम। तो इन उदाहरणों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि सर्वनाम और संज्ञा जिस वाक्य में जुड़कर आकर किसी विशेषता के बारे में जानकारी देते हैं तो उन शब्दों को, उन सर्वनाम शब्दों को कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे इसमें इन वाक्यों में यह, इस, वह, वे और वे, यह हुए सार्वनामिक विशेषण या उन्हें कहेंगे संकेतवाचक विशेषण। अब देखते हैं संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। परिभाषा का अर्थ होता है डेफिनेशन। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
वह पक्षी, मतलब देखो ये पक्षी ये शब्द क्या है, संज्ञा, और वह ये शब्द क्या है, सर्वनाम। तो देखो परिभाषा में क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ जुड़कर आते हैं और वो विशेषण का काम करते हैं, मतलब ये विशेषण का काम भी कर रहे हैं और संज्ञा के साथ भी जुड़े हुए सर्वनाम है, इसीलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण इस शब्द से ही हमें बोध हो रहा है कि सार्वनामिक मतलब सर्वनाम। तो जिन वाक्य में सर्वनाम का लिखित रूप होता है, सर्वनाम होता है, संज्ञा के साथ जुड़कर वह विशेषण का काम करता है, तो वह वाक्य में वह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह पेड़, इसमें यह आदमी में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार हमने विशेषण के अलग अलग प्रकार देखे, गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर हमारे विशेषण के अलग अलग प्रकारों का अध्ययन हो चुका है। अब आगे देखते हैं विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना 3 प्रकार से होती है, एक मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। अब देखते हैं मूलावस्था किसे कहेंगे। मूलावस्था का अर्थ होता है कि मूलावस्था में व्यक्तियों, वस्तुओं आदि की किसी अन्य से तुलना नहीं की जाती, उसकी केवल एक ही सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे कि राधा सुंदर है, इसमें राधा है क्या है, संज्ञा, और यह सुंदरता या सुंदर है क्या है, विशेषण है। तो सुंदर इस विशेषण की तुलना, राधा की तुलना सिर्फ राधा से ही हो रही है, किसी के साथ अन्य किसी व्यक्तियों के साथ या वस्तु के साथ उसकी तुलना नहीं हुई, इसीलिए राधा सुंदर है ये वाक्य में सुंदर यह क्या है, मूलावस्था है। अब देखते हैं विशेषणों की तुलना में दूसरा प्रकार है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था का अर्थ होता है कि जब कोई विशेषण 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं आदि में तुलना करके एक से अधिक अच्छा या बुरा गुण बताता है, तब उसे उत्तरावस्था कहा जाता है। जैसे कि देखो हमने पहला उदाहरण देखा था, उसमें था कि राधा सुंदर है, मतलब राधा की तुलना किसी से नहीं हो रही, उसकी सुंदरता की तुलना किससे नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर देखो राधा सुमन से सुंदर है, मतलब सुमन भी सुंदर है लेकिन सुमन से सुंदर कौन है, राधा है। तो इसकी तुलना, राधा की तुलना सुमन के साथ हो रही है, सुमन से सुंदर राधा है। तो सुंदर यह विशेषण है और उसकी राधा की सुंदरता की तुलना सुमन के साथ हो रही है, लेकिन सुमन राधा से कम सुंदर है और राधा सुमन से अधिक सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है। यह हो विशेषण का दूसरी तुलना का प्रकार उत्तरावस्था। अब देखते हैं विशेषणों की तुलना में तीसरा प्रकार है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था का अर्थ होता है इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि की विशेषताओं के, गुणों के या अवगुणों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। मूलावस्थाओं में किसी से तुलना नहीं की जाती है, उत्तरावस्था में एक से या 2 से उसकी तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों की या वस्तु की गुणों की विशेषताओं की तुलना की जाती है। जैसे कि राधा सुमन और गीता से अधिक सुंदर है, मतलब देखो राधा की सुंदरता का वर्णन गीता से तुलना की जा रही है सुंदरता से। सुमन भी सुंदर है, गीता भी सुंदर है, लेकिन उनकी सुंदरता की तुलना राधा से की जा रही है, और सबसे अधिक सुंदर कौन है, राधा। तो राधा, इसका मीनिंग क्या होता है कि राधा सबसे अधिक सुंदर है। तो हमेशा अधिक सुंदर, इन शब्दों का प्रयोग विशेषणों की तुलना में की जाती है।
अधिक का प्रयोग अधिकतर के उत्तरावस्था में किया जाता है और अधिक सुंदर का प्रयोग उत्तम अवस्था में किया जाता है। इसको समझते हम अन्य अन्य अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। अब देखो, हिंदी में तुलनात्मक विशेषता बताने के लिए विशेषण की मूलावस्था से पहले अधिक और सबसे अधिक इन शब्द लगाया जाते हैं। मतलब मूलावस्था में विशेषण है उसी प्रकार का दिखाया जाता है, जैसे कि सुंदर, अधिक सुंदर और सबसे अधिक सुंदर। मतलब है मूलावस्थाएं, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और देखो, कुछ विशेषणों के साथ तर और तम प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कि सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, सुंदरतर और सुंदरतम। इसे समझते हैं कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा। जैसे कि मूलावस्था में हमने बताया सुंदर, सुंदरतम, अधिक सुंदर, सबसे अधिक। चतुर का भी अधिक चतुर, और सबसे अधिक चतुर। इसमें क्या आएगा? सबसे अधिक चतुर। दयालु का भी अधिक दयालु, सबसे अधिक दयालु। बुद्धिमान का भी उत्तरावस्था में आएगा अधिक बुद्धिमान और उत्तमावस्था में आएगा सबसे अधिक बुद्धिमान। अभी यहाँ पर प्रत्यय लगाए गए हैं, देखो। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। उच्च, उच्च का उत्तरावस्था में आएगा उच्चतर और उत्तमावस्था में आएगा उच्चतम। अधिकतर, अधिकतम। उसके बाद बलवान, बलवान का आएगा बलवत्तर और बलवत्तम। उसके बाद महत्तर, महत्तम। कोमलतर, कोमलतम। प्रियतर, प्रियतम। न्यूनतर और न्यूनतम। कठिनतर, कठिनतम। उसके बाद तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तो इस प्रकार अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हम मूलावस्था को उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में किस प्रकार से लिखा जाता है यह देखा। अब देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण कि अगर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित अवस्था बताए, यहाँ पर विशेषण दिए हुए हैं, उसके आपको अवस्थाएं बताने हैं विशेषण की। जैसे सुंदरतम, अभी यहाँ पर तम शब्द लगा हुआ है तो क्या होगा? उत्तमावस्था या उत्तरावस्था? उत्तमावस्था। देखा था हमने, उत्तमावस्था में तम लगाया जाता है और उत्तरावस्था में तर। यह होगा उत्तमावस्था। उसके बाद ये सारे उत्तमावस्था है और अगर तर लगता है, जैसे कि अधिकतम है और यहाँ पर लिखा है अधिकतर, तो वो कौन सा अवस्था लगेगा यहाँ पर? उत्तरावस्था। हाँ, अभी यहाँ पर एक उदाहरण है, वो क्या है? श्रेष्ठ। अभी श्रेष्ठ क्या है? उसमें तर भी प्रत्यय नहीं है, तम भी नहीं है,
सबसे अधिक शब्द भी नहीं है, अधिक शब्द भी नहीं है, तो ये क्या है? मूलावस्था। वेरी गुड, ये होगा मूलावस्था। तो बच्चों, इस भाग में हमने विशेषण का चौथा प्रकार देखा और इसके पहले भाग में विशेषण के अलग अलग प्रकारों को समझा। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने उसके प्रकारों को समझते हुए प्रैक्टिस की। अब फिर उसके बाद विशेषणों की 3 अवस्था के बारे में समझा। अब हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नए भाग में, नए विषय के साथ, नए ग्रामर के सब्जेक्ट के साथ। मिलते हैं इसके बाद के भाग में।